हुआ। कक्षा 12वीं की हम बात कर रहे थे। पुराने वीडियो जो जितने भी हैं जो हमने 12वीं के लिए बनाए थे वो सारे वीडियो में हमने अध्ययन की बात करी है। एक क्लास की प्रॉपर जो क्लास होती है कि हमको ये पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब जो बात कर रहा हूँ वो रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वो सारे पॉइंट जो मैं आज आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको लेकर आया हूँ, उस टेक्स्ट बुक के अंदर से हम देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसी की हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहला अध्याय जो हमने अध्याय 1 की बात करी थी, आप लोगों के लिए नया मार्ग जो मैंने आपको अध्याय 1 की बात करी थी, वो अध्याय 1 अब कोविड की वजह से आपके अंदर नहीं है, लेकिन अध्याय 2 आपके अंदर है। नर एवं मादा युग्मोद्भिद संरचना और विकास, ये टॉपिक था। इसमें से क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी की सारी चीज़ हम लेंगे। तो आज हम अध्याय 1 के ऊपर चर्चा नहीं करके सीधी हम बात करेंगे 2 की, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर अब 2 ही है, अध्याय 2 से चालू हो रहा है, तो हम यहीं से बात करेंगे। कहाँ कहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो या 2 वीडियो में डालूंगा, आप बहुत ही ध्यान से उसको सुनना। सबसे पहले ये कह रहा है कि पुष्प एक है, तो ध्यान रखना रूपांतरित प्ररोह, मैं पढ़ा भी चुका हूँ इसको। तो पुष्प कैसा है? रूपांतरित प्ररोह, प्ररोह, ये बात हम पहले कर चुके हैं। अगर वो प्रश्न पूछता है कि पुष्प आकारिक की दृष्टि से किस प्रकार का है या किस तरह का है, तो आकारिक की दृष्टि से पुष्प कैसा है? एक रूपांतरित प्ररोह है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि बीजाणु पर्णधारी प्ररोह, एक शब्द आया है बीजाणु, बीजाणु लिखते रहिए साथ में, बीजाणु पर्णधारी प्ररोह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सीधा सा उत्तर होगा हमारे पास में पुष्प। पुष्प को हम क्या कहते हैं? बीजाणु पर्णधारी प्ररोह कहते हैं। पुष्प को ही हम एक और नाम से जानते हैं, बीजाणु पर्णधारी प्ररोह के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया भी था कि पुष्प के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। हमने बाह्य दल की बात करी, हमने दल की बात करी। बाह्य दल जो था, आपको याद होगा कि बाह्य दल वो संरचना है जो हमेशा हरे रंग की होती है ना, और जब वो कलरफुल हो जाए या रंगीन हो जाए, तो रंगीन होने पर उसे हम दलाब कहते हैं। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा उस चीज़ को, है ना। उसके बाद जो संरचना आती है उसे हम कहते हैं दल, है ना, या दल पुंज, बहुत सारे होते हैं तो दल पुंज। और अंदर की तरफ जो संरचना आती है वो आते हैं पुकेसर, पुकेसर वही नर भाग है, और मध्य में आती है जायांग यानी कि स्त्री केसर। ये सारी संरचनाएं हम पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों को उसकी लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिए उस वीडियो को भी, और बहुत ही शॉर्ट में इस प्रश्न को देखिए। तो सीधी से प्रश्न पूछेगा कि पुष्प के 4 भाग कौन से हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है? पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से भाग है या कितने भाग है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पुष्प के कितने भाग है, वर्णन कीजिए या नाम लिखिए। 4 नंबर का टोटल प्रश्न आ सकता है। इस पाठ में से जो प्रश्न आने की संख्या कितनी है? 4 है, ध्यान रखना। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि पुष्प के कितने भाग हैं। तो पुष्प के हमारे पास में कितने भाग होंगे? 4 होंगे। अच्छा, आवृतबीजी पादपों में नर जो हमारे पास में जननांग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो पुंकेसर से नाम जानते हैं, हमें पता है। तो जितने भी आवृतबीजी हैं, आवृतबीजी पादपों में नर जननांग, नर जननांग को क्या कहेंगे हम यहाँ पर? तो पुंकेसर कहेंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, पुंकेसर के भी वापस अपने भाग हैं। पुतंतु है हमारे पास में, योजी है, और पराग कोश है। पराग कोश की जो 2 लोब और 2 पालियाँ बनी होती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं, है ना, पुराने वीडियो में। ध्यान रखना। इसमें प्रश्न ये पूछेगा कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं। क्या प्रश्न पूछेगा? लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। और ये भी पूछेगा कि निम्न में से किस कुल में, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान देना, निम्न में से किस कुल में परागकोश एक पाली होता है, और वो 4 विकल्प देगा। अगर 4 विकल्प पे अगर मालवेसी कुल आता है, मालवेसी कुल आता है, तो ध्यान रखना इसी में क्या होगा? एक पाली होगा। ये ध्यान रखना। आपके पेज संख्या दे रखी है 7 के ऊपर, ये पूरा वर्णन दे रखा है इन्होंने। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं, एक आता है प्रपशु कोशिका की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रपशु कोशिका। प्रपशु कोशिका किसे कहते हैं? ध्यान रखना।
ये प्रत्येक प्रकार के परागकोश की एक अंध स्तरीय कोशिका होती है जो कि अन्य कोशिका के आकार में बड़ी होती है तथा इसमें सघन जीव द्रव्य युक्त होती है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। यही यूँ समझ लीजिए कि नए कोशिकाओं के निर्माण में कहीं ना कहीं सहायक होगी, तो इसे प्रपशु कोशिका के नाम से जानते हैं। 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इसके ऊपर वर्णन हम कर चुके हैं। प्रश्न अगर वो पूछता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका का वर्णन कीजिए, क्या पूछेगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न भी बन सकता है। आपके लिए बड़ा प्रश्न बनेगा लघु बीजाणु जनन, बड़ा प्रश्न, लघु बीजाणु जनन का वर्णन करो। देखो, करो या कीजिए ऐसा प्रश्न हो सकता है कि लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। इसके ऊपर हम बहुत ही चर्चा कर चुके हैं पहले से ही कि क्रॉसी प्रकार का है, सम प्रकार का, टी प्रकार का है, रेखित प्रकार का है। ध्यान देना, परागपिंड की बात कर चुका हूँ मैं पहले वाले प्रश्न वीडियो में। परागपिंड, तो ध्यान रखना परागपिंड किसे कहते हैं? आर्किड के जो आँख होता है उसके अंदर पाई जाने वाली पालीनुमी संरचना होती है। कैसी संरचना? पालीनुमा संरचना होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? आर्किड के नाम से जानेंगे। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास में आएगा, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार होता है? नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस प्रकार होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कीजिए। और अगला प्रश्न देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्या होगा? मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए, इसी को हम बोलेंगे गुरु बीजाणु पर्ण। इसको हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु पर्ण। मादा युग्मकोद्भिद को बोलेंगे गुरु बीजाणु पर्ण। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर मुझे कोई पूछे कि आप पेपर में क्या देना चाहते हो, तो मैं आपको देना चाहूँगा इस प्रश्न में बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, क्या प्रश्न दूंगा मैं? बीजांड के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न होगा कि अगर कोई आपको पूछे कि बीजांड के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कौन कौन से होंगे बीजांड के प्रकार? हमारे पास में ऋजु प्रकार का होता है, प्रतीप प्रकार का होता है, वक्र प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ प्रकार का होता है और अर्ध प्रतीप प्रकार का, है ना, कुंडलित बीजांड है। ये 6 प्रकार के हैं और 6 के 6 मैंने अपने वीडियो में कंप्लीट पढ़ा रखा है। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना होगा, बहुत ही ध्यान से इसको, क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर पूछे तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी में आपको अगर वो जाता है मादा युग्मकोद्भिद या कि भ्रूण कोश, क्या प्रश्न पूछेगा वो? मादा युग्मकोद या भ्रूण कोश का वर्णन कीजिए, यह प्रश्न पूछ सकता है। मादा युग्मकोद भ्रूण कोश का, प्रतीप कोशिकाएं हैं, मात्र कोशिकाएं हैं, है ना, किस प्रकार से संलयन होता है, तो भ्रूण कोश के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। भ्रूण कोश पूरा पढ़ के जाना है, बिना कोई भी भ्रूण कोश पढ़े हुए नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ के चला जाएगा, इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। भ्रूण कोश को एक बीजांडकीय पॉलीगोनल प्रकार का भ्रूण कोश, है ना। तो इसमें जो अपन ने संरचना ली थी, इस प्रकार की संरचना ली थी, ध्यान होगा। प्रतीप कोशिकाओं का निर्माण हुआ था, अंडज कोशिका का निर्माण होता, मध्य में कोशिकाएं दोनों का जो अंडों का है संलयन हुआ था। यहाँ पर जो जिस प्रकार से नलिकाएं आती हैं, पराग नलिका आती है, पराग नलिका पे भी प्रश्न बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, आपके परागकोश में सबसे भीतर स्तर टेपिटम का कार्य कौन करती है? तो सबसे कार्य जो है वो क्या है? परागकोश में सबसे भीतर स्तर, भीतरी स्तर जो होगा उसमें टेपिटम का कार्य है। क्या कार्य है उनका? स्फुटन करना, सुरक्षा करना, पोषण करना और यांत्रिक सहायता करना। हमेशा ध्यान देना, टेपिटम शब्द जहाँ पर आएगा तो एक बार तो सबसे पहले क्या होगा, वो पोषण का कार्य करेगी, पोषण देगी। युबिश का काय बनती है, युबिश काय बनती है बाह्य त्वचा से, ठीक है, अंत स्मित से या टेपिटम से और अध्यावरण से। सीधा सा प्रश्न है, ये टेपिटम ही होगा, इसका उत्तर क्या होगा? टेपिटम। स्वपराग कण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री वजन की आवश्यकता होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखिए, एक से कितने निर्मित हो रहे हैं हमारे पास में? एक परागकण से निर्मित हो रहे हैं 4, तो 100 के निर्मित में कितना होगा? ध्यान देना, 25। कितने होंगे? 25। तो इसका उत्तर होगा 25। द उत्तर सही होना चाहिए आपके पास में। चलिए, मादा युग्मकोद्भिद
एक भ्रूण है, भ्रूण कोश है, भ्रूण पोष है और सहायक कोशिका। देखिए मादा युग्मकोद्भिद क्या है, अरे भाई पूरा का पूरा ये है, तो इसे क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश बोलेंगे, भ्रूण कोश नहीं बोलेंगे, भ्रूण कोश, कोश शब्द सही है, भ्रूण कोश है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेपिटम कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। पोलैंड कीट क्या है, ये प्रश्न आ गया यहाँ पर, दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका अति लघुतरात्मक, इसको देखिए आप। अगर वो पूछ लेता है कि नागफणी में किस प्रकार का बीजांड है, ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसकी जगह आपको वो मालवेसी कुल का सदस्य के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि आपके प्रश्न के अंदर मालवेसी कुल दे रखा है। अगला प्रश्न आपके पास है, बीजांड के विभिन्न प्रकार के चित्र अपन वर्णन कर चुके हैं, अगले वाले प्रश्न में पूछ चुका हूँ। परागकोश की संरचनात्मक क्रियात्मक वर्णन, बिल्कुल है ना। वही प्रश्न है, ऋजु और प्रतीप बीजांड में क्या अंतर है, ऋजु और प्रतीप है ना, दोनों ध्यान रखना, ऋजु स्ट्रेट वाला है, प्रतीप उल्टा वाला है, इसमें अंतर पूछ रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा मैंने आपसे यहाँ पर करी है। आप लोग मुझे तुरंत वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि इस दूसरे अध्याय में आपको और क्या जानना है। आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब लेकर मैं ज़रूर हाजिर हो जाऊंगा, कि ये मैं टैग करके डालूंगा कि इस वीडियो से हमने ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई थी और इस चीज़ को मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी कुछ चीज़ जोड़नी है, कुछ और प्रश्नों को इंक्लूड करना है, यानी कि क्या क्या चीज़ें नहीं जोड़नी, हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, रिवीजन की दृष्टि से क्या क्या पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानना है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तुरंत प्रभाव से। जय हिंद, जय भारत।